सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को तो आपने ज़रूर स्टडी किया होगा, पर क्या आपने इंडियन फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करने के 3 स्कूल्स, नेहरूवियन स्कूल, हाइपर रियलिज्म स्कूल, नियो लिबरलिज्म स्कूल को स्टडी किया है? क्योंकि आज हम इस लेक्चर में इन्हीं 3 स्कूल्स के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी किसी सरकार या राज्य की ऐसी स्ट्रेटेजी या फिर कुछ प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज और डिसीजंस का सेट होता है जिनके द्वारा एक सरकार दूसरे सरकारों के साथ या फिर एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करता है। तो हम सिंपल भाषा में यही कह सकते हैं कि विदेश नीति एक राज्य के कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं या एक ऐसी रणनीति होती है जिसके आधार पर वह अपने संबंधों को दूसरे राज्यों के साथ बनाता है, नियमित करता है या फिर लागू करता है। भारत की विदेश नीति का नाम गुटनिरपेक्षता है, अर्थात नॉन अलाइनमेंट है। और ये एक ऐसी पॉलिसी या फिर एक ऐसी स्ट्रेटेजी है भारत सरकार की जिसके आधार पर भारत सरकार नेशनल इंटरेस्ट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, सिक्योरिटी और कॉपरेशन जैसे तथ्यों पर फोकस करता है। ये वकालत करता है कि दूसरे देशों के साथ भारत को अच्छे से कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में भारतीय विदेश नीति से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं जिनमें लिखा गया है कि जो भारत है वह इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देगा और साथ में जो न्याय है या फिर दूसरे देशों के साथ जो ऑनरेबल रिलेशंस है उसको अच्छे से बनाए रखेगा। साथ में ये भी बात की गई है कि भारत इंटरनेशनल लॉज और जो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस होती है या फिर जो लोग होते हैं उनके साथ रिस्पेक्ट करेगा। और साथ में ये भी जिक्र किया गया है कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे उनको भारत शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से समाधान निकालेगा। वहीं प्रियम्बल में भी ये लिखा गया है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो कि भारतीय विदेश नीति से पूरी तरह से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं स्कूल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। कांति वाजपेयी इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक एक लेख लिखते हैं जो द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया में भी मौजूद है। इस आर्टिकल में कांति वाजपेयी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की स्टडी करने के लिए 3 स्कूल्स की बात करते हैं और ये 3 स्कूल्स है नेहरूवियन, हाइपर रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म। कांति वाजपेयी ये भी कहते हैं कि वॉर, पावर एंड बैलेंस ऑफ पावर IR की कोर थिंग्स है। तो चलिए अब हम नेहरूवियन स्कूल को अच्छे से समझ लेते हैं। तो नेहरूवियन स्कूल का जो दौर रहा यानी कि इसका पीरियड रहा वो 1952 से 1964 के बीच रहा और ये बेस्ड है डायलॉग्स, कॉपरेशन, नेगोशिएशंस, कॉम्प्रोमाइजेस एंड इंटरनेशनल लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्कूल नेहरू के आइडियाज़, बिलीव्स, थॉट्स एंड एक्शंस पर आधारित है। नेहरू यह मानते थे कि इंडिया को डायलॉग, कॉपरेशन, नेगोशिएशंस, कॉम्प्रोमाइजेस, इंटरनेशनल लॉज और इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नेहरूवियन स्कूल की कुछ की अजम्पशंस की। तो इसमें पहली मान्यता है, ये बोलता है कि भारत की विदेश नीति अच्छे से तभी चल सकती है और भारत का तभी अच्छे से बेनिफिट हो सकता है जब भारत डायलॉग, कॉपरेशन, नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइजेस, इंटरनेशनल लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करके दूसरे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता है जिसमें नेहरूवियंस कहते हैं कि वॉर एक चॉइस होती है, अनिवार्य नहीं होता है या फिर मैंडेटरी नहीं होता है। यानी कि नेहरूवियंस रियलिस्टिक थिंकर की तरह ये नहीं कहते हैं कि वॉर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कंपलसरी शर्त होती है, अनिवार्य शर्त होती है जिसके लिए हमेशा से जो स्टेट्स है वो प्रयासरत रहते हैं। तो नेहरूवियंस कहते हैं कि ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि एक राज्य युद्ध करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। इसी वजह से नेहरू ने कहा भी था कि वॉर आर इन द माइंड, वॉर इज़ नॉट नेचुरल और इनहेरेंट। तो ये कहते हैं कि जो युद्ध होते हैं वो हमारे माइंड की उपज होते हैं, हमेशा से हमारे दिमाग में रहते हैं। तो वॉर क्योंकि प्राकृतिक नहीं होता है, अंतर्निहित नहीं होता है, नेचुरल नहीं होता है, इसीलिए जितने भी वॉर विश्व इतिहास में हुए हैं वे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ माइंड की वजह से, क्योंकि वॉर हमेशा से माइंड में ही
निहित रहते हैं, ऐसी मान्यता नेहरू की रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट विशेषता या फिर मान्यता है जो नेहरूवियंस कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक बट स्टेट कैन परस्यू देयर इंटरेस्ट्स ओनली थ्रू कोऑपरेशन, नेगोशिएशंस एंड डायलॉग्स। तो ये भी नव यथार्थवाद या फिर यथार्थवाद की तरह ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता जरूर पाई जाती है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एनार्किक जरूर है, परंतु जो राज्य हैं वे अपने इंटरेस्ट्स, अपने गोल को गेन कर सकते हैं थ्रू कोऑपरेशन, नेगोशिएशंस एंड डायलॉग्स के द्वारा। अगली इंपॉर्टेंट मान्यता है द स्टेट ऑफ वॉर, फियर, एक्सपेक्टेशंस एंड प्रिपेरेशन ऑफ वॉर कैन बी ओवरकम थ्रू वाइज कोऑपरेशन, डायलॉग एंड नेगोशिएशंस। तो नेहरूवियंस कहते हैं कि जो एक भय होता है या फिर युद्ध का डर होता है या एक्सपेक्टेशंस होती है, युद्ध की जो तैयारी होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो कम की जा सकती है वाइज के द्वारा, यानी कि बुद्धिमत्ता के द्वारा, एक दूसरे को सहयोग करके, कॉपरेशन के द्वारा, या फिर एक दूसरे के साथ डायलॉग करके, बातचीत करके, नेगोशिएशंस के द्वारा। अगली इंपॉर्टेंट मान्यता है, ये बोलते हैं कि हमेशा से जो देश होते हैं या फिर जो भारत देश है उसको न्यूक्लियर मॉडरेट रहना चाहिए, यानी कि उसे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए न्यूक्लियर पावर पे। और अगर कोई एक देश, खासतौर पे जो भारत देश है, अगर वो कर भी लेता है, न्यूक्लियर पावर को गेन कर भी लेता है, तो भी उसकी जो शक्ति है वो सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर होनी चाहिए, ना कि पावर मैक्सिमाइजर होनी चाहिए। यानी कि भारत जैसे देश को अगर न्यूक्लियर पावर बनना भी है तो उसका उद्देश्य सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर होना चाहिए, ना कि पावर मैक्सिमाइजर होना चाहिए। और अगली इंपॉर्टेंट विशेषता है फोकस ऑन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। भारत की भी हमेशा से यही एक सोच रही है, एक थिंकिंग रही है कि वर्ल्ड पीस को बढ़ावा दिया जाए और सभी देश सिक्योर हो, ना केवल भारत बल्कि सभी देश सिक्योर हो। अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जैसे एनवायरमेंटलिज्म से जुड़ी समस्याएं हो या फिर टेररिज्म हो, नक्सलिज्म हो, वायलेंस हो, इन सभी से देश के प्रत्येक जो लोग हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितने भी स्टेट्स हैं, लोग हैं, उनको इन सभी समस्याओं से आज़ादी मिले, ऐसी भारत की सोच रही है और ये भारत की विदेश नीति का भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगली इंपॉर्टेंट विशेषता है क्रिटिसिज्म ऑफ कोल्ड वॉर, इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म एंड अपार्थाइड। नेहरू ने खुद भी कोल्ड वॉर, इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म और अपार्थाइड जैसी कुरीतियों का विरोध किया था और इसी को देखते हुए नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट की भी शुरुआत की और कोल्ड वॉर, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, अपार्थाइड जैसी कुरीतियों का पूरी तरह से खंडन किया था। अगली इंपॉर्टेंट मान्यता है नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील, और ये दोनों ही देन पंडित नेहरू की विश्व राजनीति को है। पंडित नेहरू ने ही नॉन अलाइनमेंट की शुरुआत की थी और इसी वजह से भारत की जो विदेश नीति है वो नॉन अलाइनमेंट है और पंचशील भी न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व के अनेकों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसकी खोज कहीं ना कहीं नेहरू ने ही की थी। अगली इंपॉर्टेंट मान्यता है फोकस ऑन यूएन प्रिंसिपल। यूएन के जितने भी प्रिंसिपल्स है उसको भारत और भारत की जो विदेश नीति है वो सपोर्ट करता है। भारत ने जब 30 अक्टूबर 1945 को यूएन की सदस्यता ग्रहण की थी तब भारत ने ये वचन दिया था कि वह यूएन के जितने भी प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करेगा। अब हम नेहरूवियन स्कूल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड इवेंट्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो इनमें पहला इवेंट या फिर एग्जाम्पल आता है नैम, और नैम एक ऐसा फोरम या फिर मूवमेंट 120 डेवलपिंग नेशंस और न्यूली फ्री वर्ल्ड कंट्रीज़ का रहा है जिन्होंने कोल्ड वॉर के टाइम अपने आप को नॉन अलाइन किया और शीत युद्ध का विरोध करते हुए इसने कम्युनिस्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक से खुद को अलग किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेहरू, क्रुमाहा, सुकर्णो, नासिर और ब्रॉस टिटो जैसे डेवलपिंग नेशंस के नेताओं ने इसकी शुरुआत की और नैम का पहला समिट होता है 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है पंचशील। पंचशील एक ऐतिहासिक समझौता रहा है जिसके ऊपर साइन 28-29 अप्रैल 1954 को चाइना और इंडिया के दो प्रतिनिधि जिनके नाम हैं इंडियन एम्बेसडर एन राघवन और चाइनीज़ डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर चांग हाम्फू के बीच किए गए थे। और इसके 5 प्रिंसिपल रहे हैं। बेसिकली संस्कृत वर्ड है, इसमें 5 प्रिंसिपल्स है और ये है, पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी।
अर्थात एक दूसरे की जो भौगोलिक एकता और संप्रभुता है उसको बनाए रखना, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण न करना और एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं उसके ऊपर हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक जो लाभ है उसको बनाए रखना और शांतिमय सह अस्तित्व को स्थापित करना। तीसरा हमारे सामने एग्जाम्पल आता है 5 ईयर्स प्लान का, और इसकी शुरुआत की थी नेहरू ने। और पहला जो 5 ईयर प्लान था वो 1951 में शुरू होता है, 56 तक चलता है और ये आधारित था हॉरोड डोमोर मॉडल पर। और सबसे बड़ी बात है कि 5 ईयर प्लान बेस्ड था एग्रीकल्चर के ऊपर और सेकंड 5 ईयर प्लान बेस्ड था इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। तो अब आपके सामने या फिर आपको एक सवाल आ रहा होगा कि ये हॉरोड डोमोर मॉडल क्या था। तो बेसिकली ये एक मॉडल था जो कि किनेजियनिज्म या फिर किनेजियन मॉडल ऑफ जो इकोनॉमिक ग्रोथ था उसके ऊपर आधारित था। भारत ने भी इस मॉडल को अपनाया था ताकि आज़ादी के बाद भारत भी अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ अच्छे से कर सके। तो बेसिकली इसने फोकस किया था 4 चीज़ों पर, और ये 4 चीज़ें क्या थी? पहला था इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा था हायर कैपिटल स्टॉक, तीसरा था हायर इकोनॉमिक ग्रोथ और चौथा था इंक्रीज सेविंग। यानी कि इस मॉडल की ये मान्यताएं थी, ये अजम्पशंस थी कि अगर किसी देश में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो वहाँ नेचुरली हायर कैपिटल स्टॉक होगा, और जब हायर कैपिटल स्टॉक होगा तो उस देश में हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और जब किसी देश की या फिर स्टेट की हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो वहाँ की जो सेविंग्स हैं वो इंक्रीज्ड होगी। नेहरूवियन स्कूल से जुड़ा चौथा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, क्योंकि भारत ने भी कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ग्रहण की है। तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट वैसे तो पहले हो गई थी 1931 को, लेकिन ये 1949 से अपना जो काम है वो शुरू करता है लंदन डिक्लेरेशन के बाद। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कॉमनवेल्थ है ये अपने मेंबर स्टेट को रिकॉग्नाइज करता है एज फ्री एंड इक्वल मेंबर, और इसमें वर्तमान समय में 54 मेंबर स्टेट्स हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है। और ख़ास बात यह है कि इसमें ये सारे मेंबर्स हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य या फिर ब्रिटिश एम्पायर के स्टेट्स रहे हैं या फिर पार्ट रहा है। और इसकी जो स्थापना है वो पहले ही, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि 11 दिसंबर 1931 को हो गई थी। और नेहरूवियन स्कूल की जो अगला एग्जाम्पल है वो है कोऑपरेशन विद यूएन। भारत ने हमेशा से ही ये प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वो यूएन को अपना कोऑपरेशन दे, और इसी उद्देश्य से जब 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना होती है तो भारत भी जल्दी से जल्दी 30 अक्टूबर 1945 को यूएन का सदस्य बन जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रहा है जिसका प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति सिक्योरिटी को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय कॉपरेशन को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रों के मध्य फ्रेंडली जो रिलेशंस हैं उसको डेवलप करना, विकसित करना। भारतीय विदेश नीति को समझने का दूसरा इम्पोर्टेंट स्कूल है हाइपर रियलिज्म। और हाइपर रियलिज्म इंदिरा गांधी की जो एक्टिविटीज़ और एक्शंस रही है उस पर टोटली बेस्ड है। यह स्कूल रियलिज्म की आर्ग्यूमेंट्स को आधार बनाता है और कहता है कि स्टेट को पावर, सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट पर ध्यान देना चाहिए। यह स्कूल यह भी वकालत करता है कि इंडिया को नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल पावर, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर पावर और मिलिट्री पावर को गेन करना चाहिए। अब हम हाइपर रियलिज्म से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट की अजम्पशंस को देख लेते हैं। तो इसमें पहली अजम्पशन आती है फोकस ऑन कॉन्फ्लिक्ट, रिबेलरी, थ्रेट एंड काउंटर थ्रेट। हाइपर रियलिज्म फोकस करता है कॉन्फ्लिक्ट पे, थ्रेट पे, काउंटर थ्रेट पे और रिबेलरी पे। ये कहता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवाद पाए जाते हैं, धमकियाँ, तनाव का वातावरण पाया जाता है, दुश्मनी का वातावरण पाया जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, घटनाएं हैं, और ये होना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वाभाविक है। दूसरी की अजम्पशन है, ये जो स्कूल है ये बेस्ड है रियलिस्टिक बिलियार्ड बॉल मॉडल पर, जो कि आईआर में एक डोमिनेंट मॉडल रहा है जिससे रियलिज्म ने दिया था। तो ये बात करता है कि जिस तरह से एक बिलियार्ड बॉल गेम होती है उसमें बॉल्स टकराते रहते हैं, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी स्टेट्स अपने पावर को बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को गेन करने के लिए आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, पावरफुल बनाना चाहते हैं। इसीलिए जो है वो आपस में कुछ स्टेट्स टकराते रहते हैं। तो
रियलिस्टिक या फिर जो हाइपर रियलिज्म है वो बात करता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को तभी समझ सकते हैं अगर हम बिलियर्ड जो बॉल्स मॉडल है उसको फॉलो करें। अगली इंपॉर्टेंट की अजम्पशन है बेस्ड ऑन द हॉब्स, थुसिडाइडस, कौटिल्याज एंड मॉर्गेंथ्यूज अजम्पशंस। तो ये वाला जो मॉडल है यानी कि हाइपर रियलिज्म का जो मॉडल है वो बात करता है कि हमें थुसिडाइडस, हॉब्स, कौटिल्य और मॉर्गेंथ्यू की जो विचारधाराएं हैं, जो थॉट्स है वो अपनाना चाहिए, क्योंकि ये चारों के चारों विद्वान या थिंकर्स यथार्थवादी रहे हैं। थुसिडाइडस ने सबसे पहले द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर लिखी, जिसमें इन्होंने सबसे पहले यथार्थवाद के बीज बोए। उसके बाद फिर कौटिल्य आते हैं, वे अर्थशास्त्र लिखते हैं, अर्थशास्त्र में मंडल थ्योरी देते हैं। हॉब्स ने फिर लेवाइथान लिखा और लेवाइथान में उन्होंने कहा ह्यूमन नेचर के बारे में कि ह्यूमन नेचर से ही पुअर होता है, ब्रूटिश होता है, नास्टी होता है, सेल्फिश होता है। वहीं फिर बाद में मॉर्गेंथ्यू आते हैं जो पॉलिटिक्स अमंग नेशंस लिखते हैं, जो यथार्थवाद को एक वैज्ञानिक तरीके से शुरू करते हैं। तो इस तरह से जो हाइपर रियलिज्म है वो बेस्ड है थुसिडाइडस, हॉब्स, कौटिल्य एंड मॉर्गेंथ्यू के आर्ग्यूमेंट्स पर। अगली की असम्पशन है, ये बोलता है कि मिलिट्री पावर इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक पावर से। अगली की असम्पशन है स्टेट्स हैव नो एनी परमानेंट फ्रेंड। हाइपर रियलिज्म कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी एक देश का ना तो कोई परमानेंट फ्रेंड होता है ना परमानेंट एनिमी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही एक देश के नेशनल इंटरेस्ट बदलते हैं दोस्त भी बदल जाते हैं। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भी था कि आप अपने दोस्त बदल सकते हो लेकिन आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार दोस्त को बदल सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ऐसा ही होता है। ये मान्यता है हाइपर रियलिज्म की। और हाइपर रियलिज्म की अगली एक इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है न्यूक्लियर मैक्सिमलिस्ट। ये कहते हैं कि अगर हमें सुपर पावर बनना है, विश्व राजनीति में दबदबा कायम करना है, तो अधिक से अधिक परमाणु हथियार बनाने होंगे ताकि विश्व में जो है हेजेमनी स्थापित की जाए या फिर सुपर पावर के रूप में एमर्ज किया जा सके। अगली इम्पोर्टेंट अजम्पशन है, ये कहता है कि जो वॉर है वो नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और एक देश को स्वायत्त रहने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए युद्ध एक अनिवार्य साधन हो सकता है। इसीलिए किसी भी देश की शक्ति के लिए, हितों की प्राप्ति के लिए युद्ध का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम हाइपर रियलिज्म स्कूल से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और इवेंट्स को अच्छे से देख लेते हैं। तो इनमें पहला एग्जाम्पल या फिर इवेंट आता है न्यूक्लियर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ 1974। इस एक्सप्लॉयटेशन को भारत ने 18 मई 1974 को किया था और इसको जाना जाता है पोखरान 1। और इसकी खास बात यह है कि इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा और ये भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था। और ऐसा करने वाला भारत न्यूक्लियर पावर्स कंट्रीज़ की श्रेणी में छठा देश बन जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आता है इंडो पाक वॉर ऑफ 1971, डिवीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड राइज ऑफ बांग्लादेश। तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी इंदिरा गांधी के ही काल में हुई थी। इसी वजह से इंदिरा गांधी का जो काल है या फिर पीरियड है उसको हाइपर रियलिज्म स्कूल की श्रेणी में रखा जाता है। हाइपर रियलिज्म स्कूल का अगला इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आता है नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975। और इस इमरजेंसी की घोषणा 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने करवाई थी और ऑफिशियली इसको इशूड किया गया था तब के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने। और इन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इंटरनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से यह घोषणा की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक चला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 को 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया था, जिसे भारतीय विदेश नीति की प्रमुख जानकार एक रियलिज्म का उदाहरण मानते हैं, यानी कि रियलिज्म के बेस पे उठाया गया कदम मानते हैं। अगला एग्जाम्पल है सिक्किम मेड द फुल स्टेट एंड पार्ट ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भी 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 के द्वारा भारत का एक हिस्सा या फिर अभिन्न राज्य बनाया, जिसको भी भारतीय विदेश नीति के जानकार एक रियलिज्म के ऊपर उठाया गया कदम मानते हैं। हाइपर रियलिज्म स्कूल का नेक्स्ट एग्जाम्पल है एबॉलिश द प्रिवी पर्सेज एंड प्रिविलेज ऑफ फॉर्मर रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स।
श्रीमती इंदिरा गांधी ने 26वें संवैधानिक संशोधन 1971 के द्वारा जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा महाराजा थे उनको दी जाने वाली सहायता और कुछ भत्तों को भी 26वें संवैधानिक संशोधन के तहत बंद कर दिया। तो बेसिकली जो प्रिवी पर्स था वो एक पेमेंट थी जो रूलिंग और रॉयल फैमिलीज़ के जो राजा महाराजा थे जो आज़ादी से पहले की प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ पे ये रूल करते थे। तो जब आज़ादी के बाद इन रियासतों को भारत में मिलाया गया तो उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि उन्हें कुछ भत्ते, विशेष भत्ते और कुछ धन की राशि दी जाएगी। लेकिन 26वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन सभी प्रिवी पर्सेज या फिर विशेषाधिकार जो थे उनको ख़त्म कर दिया। भारतीय विदेश नीति को समझने का तीसरा और लास्ट स्कूल है न्यू लिबरल स्कूल। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के स्कॉलर्स खासतौर पे सी राजा मोहन और कांति वाजपेयी यह मानते हैं कि इंडिया की विदेश नीति नेहरूवियन से न्यू लिबरलिज्म की तरफ शिफ्ट हो रही है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 1990 के दशक में भारत ने अनेकों आर्थिक सुधार किए और 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाया और साथ में एलपीजी को बढ़ावा दिया। और ऐसा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पीवी नरसिम्हन राव और मनमोहन सिंह ने निभाई थी। और तभी से इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ये तीसरा स्कूल अर्थात नियो लिबरल स्कूल चला आ रहा है जो अभी तक चला आ रहा है। और ये स्कूल इस बात पर फोकस करता है कि भारत के लिए यही बेहतर है कि इंडिया इकोनॉमिक कॉपरेशन, एलपीजी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को गेन करें, उसे बढ़ावा दें। न्यू लिबरल स्कूल की पहली की अजम्पशन है इकोनॉमिक कॉपरेशन, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक वेलबींग। अर्थात ये स्कूल फोकस करता है इकोनॉमिक कॉपरेशन पे, आर्थिक सहयोग पे और आर्थिक अंतर्निर्भरता पे। और ये बात करता है कि देशों के मध्य इकोनॉमिक वेलबींग होना चाहिए, आर्थिक सहयोग होना चाहिए। और ये बात करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देशों के मध्य आर्थिक अंतर्निर्भरता पाई जाती है, यानी कि आर्थिक रूप से एक देश दूसरे देश के साथ जुड़ा हुआ है, डिपेंड है। दूसरी इसकी की अजम्पशन है, ये बात करता है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की राष्ट्रों के मध्य। अर्थात ये बोलता है कि पूरी तरह से पूर्ण रूप से एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ आर्थिक रूप से जुड़ा है। और सबसे खास बात ये है कि ये बात करता है कॉबवेब मॉडल की, यानी कि जिस तरह से आपको इमेज में भी एक मॉडल दिख रहा है जिसमें ABCDEF इस तरह से स्टेट्स है, तो इनमें जितने भी ये स्टेट्स हैं ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, पूरी तरह से जुड़े हुए हैं आर्थिक रूप से। और इसी को कहा जाता है कॉबवेब मॉडल। और इस मॉडल को दिया था जॉन बुटन ने। आप इमेज में भी देख सकते हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग है, नोशन है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तीसरी की अजम्पशन है इकोनॉमिक पावर इज़ मोर इफेक्टिव देन मिलिट्री पावर। तो ये फोकस करता है कि इकोनॉमिक पावर ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर किसी को सुपर पावर बनना है तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना होगा, यानी कि आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना होगा। जिस तरह से रियलिज्म या फिर हाइपर रियलिज्म बात करता था मिलिट्री पावर की, उसे ये पूरी तरह से नकारता है। अगला इम्पोर्टेंट की अजम्पशन है फ्री मार्केट पॉलिसीज़ एंड फ्री ट्रेड रिलेशनशिप। तो ये बात करता है कि देशों को पूरी तरह से मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विदेशी निवेशकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए इंडिया में भी, और इंडिया को भी विदेशी देशों के साथ फ्री में व्यापार करना चाहिए, आर्थिक संबंध अच्छी तरह से नियमित करने चाहिए। अगली की अजम्पशन है फोकस ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस। तो ये रिजेक्ट करता है पॉलिटिकल रिलेशंस को। ये बोलता है कि पॉलिटिकल रिलेशंस माइनर है क्योंकि उससे ऊपर या फिर मेजर इकोनॉमिक रिलेशन है, क्योंकि दो देशों के बीच अगर इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे होंगे तब जाके दोनों को फ़ायदा मिलेगा। अगली की अजम्पशन है बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये फोकस करता है कि देशों को, खासतौर पे भारत जैसे देश को, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। इसी की वजह से या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से भारत महाशक्ति बन सकता है, सुपर पावर बन सकता है। और इसकी अगली इम्पोर्टेंट नोशन है या फिर इसकी मान्यता रही है वो है कैपिटलिज्म इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द डेवलपमेंट, ट्रेड एंड ह्यूमन वेलबींग। तो ये कहता है कि जो पूंजीवाद है वह विकास के लिए, व्यापार के लिए और मनुष्यों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि ये फोकस करता है कैपिटलिज्म पे। और लास्ट इसकी अजम्पशन है न्यूक्लियर मॉडरेट। तो ये भी बात करता है कि हमें न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत नहीं है, जितने पैसे हमने
अस्त्र शस्त्रों के निर्माण करने में या फिर न्यूक्लियर पावर को गेन करने में करने हैं, उससे अच्छा है कि इकोनॉमिक रिलेशन को बढ़ावा दिया जाए। हाँ, ये बात करता है कि अगर न्यूक्लियर पावर यूज़ करनी है तो उसे आर्थिक विकास के लिए यूज़ किया जाए, ना कि युद्धों के लिए। अब हम नियोलिबरल स्कूल से जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स एंड इवेंट्स को स्टडी कर लेते हैं। तो इनमें पहला एग्जाम्पल या फिर इवेंट आता है न्यू इकोनॉमिक प्लान और पॉलिसी 1991। इसको लॉन्च किया था पीवी नरसिम्हन राव और मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1951 को, और इसका प्रमुख उद्देश्य था भारत की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, बूस्ट करना, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देना और बाजारीकरण पर फोकस करना। दूसरा एग्जाम्पल है एलपीजी, और भारत ने नई आर्थिक नीति के साथ साथ ही एलपीजी को भी बढ़ावा दिया था। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको भी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक प्लान के साथ अपनाया था। आप इमेज में भी देख सकते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों चीज़ों को ही भारत ने अपनाया था। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि भारत ने विदेशों के साथ जो व्यापार है उनको लिबरलाइज कर दिया और विदेशी जो निवेशक है उनको भारत में आने के लिए आमंत्रित कर दिया था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि प्राइवेट कंपनियों को कुछ छूट दी गई, उनको कुछ अधिकार दिए गए। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि भारत ने भी विदेशों के साथ अपना व्यापार और आर्थिक संबंध बनाने व्यापक मात्रा में शुरू किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फोकस ऑन प्राइवेट कंपनीज। जब भारत ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक प्लान को अपनाया तो उसने प्राइवेट कंपनीज पर ज़्यादा फोकस किया, उन्हें स्वायत्तता दी, उन्हें इंडिपेंडेंस दी, कुछ राइट्स दिए और लाइसेंस प्रणाली में छूट दी। तो इनमें दो प्रकार की महाकंपनीज आती है। पहली है नवरत्नाज, दूसरी है महारत्नाज। नवरत्नाज में हम कुछ कंपनीज को ऐड करते हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड। और वहीं महारत्नाज में कुछ कंपनीज आती है, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गेल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। लास्ट में अब बारी आती है कुछ इम्पोर्टेंट सोर्सेज और रेफरेंसेस के जिक्र करने की, क्योंकि इन्हीं सोर्सेज और रेफरेंस की वजह से हम ये लेक्चर तैयार कर पाए। तो इनमें पहला नाम आता है द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, और ये किताब लिखी है मेहता एंड जायाल ने। तो इसका बेसिकली मैंने इस किताब का चैप्टर 35 पढ़ा है, जो कि इंडिया एंड वर्ल्ड है, और ये कांति वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। इसी चैप्टर में इन्होंने डिटेल में पूरी तरह से 3 स्कूल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया है, बताया है। आप भी इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और अगला जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और ये मेलोन और सी राजा मोहन और रघावन के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। हालांकि इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टफ है, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। और अगला जो सोर्स है हमने लिया है वो है मेलोन की लिखी गई एक इम्पोर्टेंट किताब, उसको भी मैंने काफ़ी बार पढ़ा है, और ये है डज द एलिफेंट डांस। और अगली जो स्टडी मटेरियल है वो है दीपक के सिंह के कुछ स्टडी नोट्स, जो कि एमए के दौरान उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराए थे, और मेरे कुछ क्लास नोट्स भी रहे हैं, और मैंने कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और इन सभी रिसोर्सेज और रेफरेंसेस के लिए भी धन्यवाद।